नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तो मास्टर स्ट्रोक खबरें पहुंचा रहा है। ये खबरें आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित नहीं है, आपकी बढ़ती महंगाई, शिक्षा से कोई संबंधित नहीं है। यानी ये खबरें कोई दूसरी ही प्रकार की दिखा रहा है जो आपसे संबंधित नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि वो आपको उसमें आनंद आ रहा है तो आप देखते रहिए, वरना आप कोशिश कीजिए कि उन खबरों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, उन खबरों पर आपको थोड़ा ध्यान दिलाएं। तो क्या आज की बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार यानी आज देश के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने संविधान और धार्मिक पुस्तक मनुस्मृति के बीच अंतर बताते हुए हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के लेखन का हवाला दिया। राहुल गांधी ने अपने दाहिने हाथ में संविधान की प्रति और बाएं हाथ में मनुस्मृति की प्रति को लेकर कहा कि सावरकर के शब्द हैं कि भारत के संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बीजेपी नेता संविधान की प्रशंसा करके सावरकर की स्मृति का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे यानी सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने नेता के शब्दों पर कायम है, क्या आप अपने नेता के शब्दों का समर्थन करते हैं? क्योंकि जब आप संसद में संविधान की रक्षा के बारे में बोलते हैं तो आप सावरकर का उपहास कर रहे होते हैं, आप सावरकर को गाली दे रहे होते हैं, आप सावरकर को बदनाम कर रहे होते हैं। राहुल गांधी की बड़ी जबरदस्त स्पीच हुई, वह करीब 25 मिनट बोले। राहुल सावरकर पर बोले कि एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई, भाजपा सरकार पर युवाओं को अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्रीज, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू विरोध स्थल से 101 किसानों का जत्था शनिवार यानी आज दोपहर 12 बजे न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के इरादे से दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर शुरू किया। हालांकि कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद ही प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड से रोक दिया गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। जानकारी के अनुसार आंसू गैस के गोले दागने से 10 किसान घायल हो गए और उन्हें प्रदर्शन स्थल पर खड़ी एम्बुलेंसों से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद किसान नेताओं ने अपने जत्थे को वापस बुला लिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और मिलने का समय मांगा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली अब अपराध की राजधानी के रूप में जानी जा रही है। भारत के 19 मेट्रो शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है, हत्या के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है। पत्र में केजरीवाल ने आगे लिखा है कि दिल्ली में जबरन वसूली करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए, एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही है, ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% की वृद्धि हुई है। पूरी दिल्ली में लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दिल्ली अब देश और विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले आरोप लगाया था कि दिल्ली में जंगल राज है और यहाँ के लोगों ने अपराध में इस तरह की बढ़ोतरी कभी नहीं देखी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर राजधानी में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गृह मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तत्काल समय देने की मांग की है। लेटर में केजरीवाल ने दिल्ली को अपराध की राजधानी बताते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध, जबरन वसूली, ड्रग्स माफिया और दिन दहाड़े होने वाली हिंसक घटनाओं का हवाला दिया। साथ ही यह सवाल भी पूछा कि रोज रोज स्कूल और कॉलेज में बम की नकली धमकी देने वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे। देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई है। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है। इसके बाद तमिलनाडु में 84,000, महाराष्ट्र में 66,000 मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है।
अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 2022 के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है, लेकिन आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, न ही कोई इस पर बहस देखेंगे, क्योंकि ये आपसे संबंधित खबरें हैं। आपको मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जाएगी वो आपको बताएगा कि किस मस्जिद के नीचे क्या है और कहां कैसा माहौल चल रहा है। ये खबर आपको बिल्कुल आप किसी भी मीडिया पर कोई खबर नहीं देखेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में 13 दिसंबर को कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव घर में फंदे से लटकता हुआ मिला था। परिवार का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय के अफसर मनोज को प्रताड़ित कर रहे थे। वे उन्हें कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने और राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाने का दबाव बना रहे थे। मनोज परमार का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ। जनवरी 2023 में न्याय यात्रा के दौरान परमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद से वे चर्चा में थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से ही परमार भाजपा के निशाने पर थे। सुसाइड नोट में मनोज ने लिखा, राहुल गांधी जी आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना। मनोज के बड़े बेटे जतिन ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार के राहुल गांधी से बात करवाई। हमारे खून में कांग्रेस है। राहुल ने परिवार का ख्याल रखने का भरोसा दिया है। बेटी जिया ने मौत से ठीक पहले वाली रात को याद करते हुए कहा कि सुसाइड से पहले पापा ने 2 पल की खुशी का गाना गाया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। बीजेपी नेता आडवाणी पिछले 4-5 महीनों में कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इससे पहले अगस्त के महीने में उन्हें भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ समय से आडवाणी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। साथ ही कहा कि संविधान के 75 वर्ष की यात्रा यादगार यात्रा है। इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव मनाने का क्षण है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, यह असाधारण है। देश जब आजाद हुआ तो उस समय भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते भारत का संविधान हमें यहाँ तक ले आया है। और इस महान उपलब्धि के लिए संविधान के निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि-कोटि नागरिकों का आदर पूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भावनाओं को, इस नई व्यवस्था को जीकर दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावना है, उन्हें जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।